हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 12th के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म एंड इट्स एलिमेंट पर है। जब हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था उसमें जो इसके एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसको हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला था या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला था, या फिर हमारे पास तीसरा एलिमेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से जो सीबीएसई में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जो अब तक सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, 5 से 7 न्यूमेरिकल्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस कंसेप्ट में हमेशा कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आपसे शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल या आपसे 1 या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 1 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है। किससे? द मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म से, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। ठीक है, करें बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसने किसी मैग्नेटिक मेरिडियन में, या मतलब आपको यूं सिंपली बोल रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, आपको याद होगा अर्थ पर, यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ अगर हम बात करें इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस की क्या होती है? पैरेलल होती है। यहाँ पर भी कितनी होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर भी कितनी होती है? पैरेलल होती है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री होती है बेटा? 0 डिग्री। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अर्थ के किसी सर्टेन प्लेस पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है बेटा इसने आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी? 0.26 गॉस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जितनी वैल्यू दे रखी है बेटा? 0.26 गॉस। ठीक है, और उस पॉइंट पे इसने एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। जो एंगल ऑफ डिप है उस पॉइंट पे, वो बोल रहा है कि 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया है। देखो आपका ये, इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी इसने, इसने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, जो कि क्या होता है? बी एच। और ये आपका एंगल ऑफ डिप होता है थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 60 डिग्री। बी एच हमारे पास क्या होता है बेटा? बी कॉस ऑफ थीटा। यही होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। ये पूछ रहा है कि इस लोकेशन पर जिस पर ये वैल्यू दी है, उस लोकेशन पर एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बी की वैल्यू जाएगी बी एच अपॉन व्हाट? कोस ऑफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। बी एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.26। कोस 60 कितना होता है? 1/2। कोस 60 कितना होता है हमारे पास? 1/2। मतलब ऊपर चला जाएगा ये 1/2, यहाँ माना जाएगा नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 2 2 4 एंड 1 5, 0.52 टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0.5 टेस्ला। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसी पॉइंट पर जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये वैल्यू दे रखी है आपको, और कहता है कि उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप है वो आपका है 60 डिग्री। ठीक है, जैसा पहले भी दिया हुआ था। अब आपसे ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, मतलब बी वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हमको फॉर्मूला एक पता, देखो बेटा, टेंजेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी एच मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट ऑफ डेल्टा। बी एच की वैल्यू कितनी है बेटा? ये 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टेंजेंट ऑफ डेल्टा। टेंजेंट डेल्टा 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, 10⁻⁻6 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.732। 1.732 यहाँ पुट करो, सोल्व करो, इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.69 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इसको क्वेश्चन में
क्वेश्चन ये एक्चुअली पहले जैसा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है, पर घुमा के दिया हुआ है। कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक निडल है, जिसको आप कंपास निडल बोलते हो। उस मैग्नेटिक निडल को ये फ्री टू रोटेट करा रहा है, मतलब फ्रीली मूव करवा रहा है। कहाँ मूव करवा रहा है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। किस में मूव करवा रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो नॉर्थ और साउथ से और उस पॉइंट के पास हो, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में मूव करवा रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि वहां जब ये उसको मूव करवा रहा है तो जो उसकी निडल है, जो उसकी मैग्नेटिक निडल है, वो आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजेंटल लाइन है, कौन सी लाइन, उससे वो एंगल बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है बेटा? 60 डिग्री किसी पॉइंट पर। ठीक है, ये सारी बातें घुमा फिरा के इसने सिर्फ दिया क्या है? एंगल ऑफ डिप। कह रहा है कि एक आपके पास निडल है, उस निडल को रोटेट करा रहे हो, और वो निडल मूव कर रही है किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन में। और मैग्नेटिक मेरिडियन में वो निडल किसी पॉइंट पर आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजेंटल लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब हॉरिजेंटल लाइन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, अर्थ के पैरेलल होगी, और वो एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो आपका मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप कितना दिया इसने? डिप की वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री। और कह रहा है कि जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है ना, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? वो बोल रहा है 0.4 गोल्स। ठीक है, तो बी एच की वैल्यू रखी है, एंगल ऑफ डिप दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? बी एच है हमारे पास, बी एच कोस थीटा, और बी की वैल्यू क्या जाएगी? बी एच अपॉन में क्या? कोस ऑफ थीटा। बी एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4, कोस 60 कितना है? 1/2, 2 पर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.8। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे कि आपके पास एक क्या कहते हैं, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा हमारा? 0 है, यहाँ पर 190 है, 0 वहां से वहां जाओगे तो आपका एंगल ऑफ डिप इंक्रीज होगा। और आप इक्वेटर से पोल से अगर इक्वेटर पर आओ तो आपका एंगल ऑफ डिप कितना डिग्री होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये 2 या 3 क्वेश्चन थे जो मैंने पिछले नहीं करवाए थे आपको, तो मुझे लगा करवा देने चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम उसी टॉपिक पर चलते हैं जहां पर थे। टॉपिक हमारा क्या था? हमारा टॉपिक था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या टॉपिक था? जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, और अब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे और वो चीज समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहली पॉइंट तो हमने ये समझ लिया था कि अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाए या मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाए तो कॉइल में करंट बनता है। अगर मैग्नेट को रोक करके तो कॉइल में करंट नहीं बनता है ना। या कॉइल को मूव कराएं या मैग्नेट को मूव कराएं, अगर कॉइल और मैग्नेट इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है तो कॉइल के अंदर करंट बनेगा, अदरवाइज करंट नहीं बनेगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको डीप में डिस्कस किया। डीप में देखा अगर हम कॉइल को पास लेके जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अलग थी, और कॉइल को दूर लेके जाते थे तो करंट की डायरेक्शन अलग थी। तो मतलब करंट डिपेंड करता है मोशन कॉइल के टुवार्ड्स हो रहा है बाहर मैग्नेट का, या मोशन कॉइल के अपोजिट साइड हो रहा है, मतलब उससे अवे हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमने। तीसरा पॉइंट हमने नोटिस ये किया था कि जो कॉइल से लिंक था मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक चेंज हो रहा है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम फैराडेज के दोनों लॉ पढ़ेंगे, और आज ही हम फैराडे लॉ के बाद जो लेंज लॉ है हमारा, उस लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है लेंज लॉ? फैराडेज के लॉ पर और लेंज लॉ मिक्स पर, दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं, दोनों पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है देखो क्या था, हमारे पास एक बेटा ये कॉइल थी, इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ था? गैल्वेनोमीटर से। यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट ली थी, ऐसा ही कुछ था। बार मैग्नेट को पास ला रहे थे, तो इससे जो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड था, अब मैग्नेटिक फील्ड ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। इससे जो लिंक इसका मैग्नेटिक फ्लक्स था, जब पास लाते थे तो इंक्रीज होता था। आप मैग्नेट को पास लाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, तो इससे लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉइल से लिंक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मतलब आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो रहा था? करंट इंड्यूस हो रहा था। इंक्रीज हो रही तो भी करंट इंड्यूस हो रहा था, डिक्रीज हो रही है तो भी करंट इंड्यूस हो रहा था। मतलब बेसिकली बात यह है, आपके पास कोई भी कॉइल है, कोई भी कंडक्टर है, या फिर किसी भी टाइप का कोई एलिमेंट है, कंडक्टिंग एलिमेंट है, उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा? करंट। और यही था हमारा फराडे का एक्सपेरिमेंट। अब फराडे ने एक्सपेरिमेंट ये किया,
और एक्सपेरिमेंट से इसने 2 लॉ बनाए बेटा। फर्स्ट लॉ आपको बता ही दिया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ सुन लो क्या बोलता है। फ्राडे बोलता है कि जब किसी कोइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, whenever the magnetic flux link with a coil changes, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कोइल से लिंक अगर चेंज होता है, देन the EMF is induced in a coil। कोइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा बेटा? EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ से इसको कंपेयर कर लेता हूँ। इसका फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, वो मैकेनिकल आपके फिजिक्स में काम आता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का है, ठीक है। इसका सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ, वो मैकेनिकल फिजिक्स हो गई और ये आपकी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होगी, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होगी, ठीक है। हमें पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहाँ फोर्स है EMF, क्लियर है। और जो मोशन है वो है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई EMF नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर है या तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसका मतलब रीजन ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इन दोनों ही केस में फोर्स नहीं लगता। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो भी फोर्स नहीं लगता, और जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मोशन में हो तो भी फोर्स नहीं लगता। जब इसके अंदर यहाँ हमने मैग्नेट लगाया नहीं तो अभी करंट नहीं होगा, इंड्यूस EMF नहीं होगा। जब हम इसको कांस्टेंट मतलब रोक देंगे इसको यहीं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड होगा पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट तो भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। हाँ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। यही बोलता है हमारा कौन सा लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मोशन में है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये कौन सा लॉ है? यू कैन कंपेयर दिस फर्स्ट लॉ बाय विच वन लॉ? इसको आप न्यूटन्स का कौन सा लॉ भी बोल सकते हो बेटा? फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो। जहां पर मैं सिंपली यहां लिख देता हूं, जहां पर फोर्स तो किसका काम कर रही है बेटा? EMF का, ठीक है। और मोशन और रेस्ट, अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। और अगर वो रेस्ट पर है तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? 0, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फ्लक्स काम कर रहा है उसका, और फोर्स का काम कर रहा है EMF का काम कर रहा है। तो अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। अदरवाइज करंट, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक EMF या इंड्यूस्ड EMF के अंदर जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। देखो आप लोगों ने सेकंड लॉ और पढ़ा होगा न्यूटन का, चलो पहले उसी को रिकॉल कर लेते हैं फिर इसको बात करेंगे। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो है किसी ऑब्जेक्ट का जितना फास्टली चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना फास्टली चेंज होगा ना उसका, और वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला एक थ्योरी पढ़ी होगी कि एक बॉल आ रही थी, है ना, क्रिकेटर उस बॉल को जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। रीजन क्या है? कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करता है। कैसे? मान लो बॉल आ रही है, बॉल का मोमेंटम 200 है, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम कितना है? 200 है। आप लोगों ने सीधा हाथ को वहीं रखा और बॉल को रोक दिया, और मोमेंटम 200 से आपने डायरेक्टली कितना कर दिया? 0। 200 से डायरेक्टली कितना कर दिया आपने? 0। जैसे ही मोमेंटम 200 से 0 हुआ, मोमेंटम में चेंज बहुत कम टाइम में हो गया। 200 से एकदम से कितना हो गया? 0। मोमेंटम में चेंज बहुत कम टाइम में हुआ तो आपके हाथों पर फोर्स ज्यादा लगेगा। पर अगर आप ऐसे करते हो, बॉल आती है और अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हो, ऐसे मोमेंटम आप देखो कैसे चेंज हो रहा है। वहां 200 था, अब धीरे धीरे चेंज होगा, 150, फिर 100, फिर 50, फिर 0। अब मोमेंटम एकदम से चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम को टाइम लग गया खत्म, कम होने में, तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम। सेम यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे किस पर? इसी के ऊपर, जहां मोमेंटम मैग्नेटिक फ्लक्स ले लेंगे, ठीक है, और फोर्स की जगह पर क्या रहेगा? इंड्यूस EMF। हम बोल सकते हैं क्या? उसमें हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ हमने पढ़ा था,
the rate of change of linear momentum is directly proportional to the induced applied force. यहाँ पर क्या आ जाएगा, the rate of change of, है ना, rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux is directly proportional, is directly proportional to the, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई कोइल उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी मान लो 200 न्यूटन पर 200 टेस्ला मीटर स्क्वायर अभी है, और 200 टेस्ला मीटर से 0 टेस्ला एकदम से हो जाता है बहुत कम समय में, तो उस कॉइल के अंदर जो करंट होगा, उसमें जो करंट इंड्यूस होगा या जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके अंदर जो ईएमएफ कम इंड्यूस कब होगी, जब आपका फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो, कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा, सॉरी ईएमएफ भी एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है। जहां पर हमने देखो ये पढ़ा था एफ बराबर कितना होता था, डीपी बाय dt, ये था हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम में। तो यहाँ पर एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ की जगह पर क्या आएगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पर सिंबल नेगेटिव साइन यूज करेंगे, उसका रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, ये हमारा हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, और ये कौन सा लॉ हो गया, फैराडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। दूसरा लॉ क्या बोलता है, जितना फास्टली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जितना स्लोली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना कम इंड्यूस होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों यूज किया, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बताएगा एक नया कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का नाम है लेंज लॉ। क्या नाम है बेटा, लेंज लॉ। सबसे पहले हम मैग्नेटिक साइन का मतलब समझ लेते हैं। देखो हमने अभी देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी इक्वेशन के ऊपर आएगी, और यही इक्वेशन आपको आगे फर्दर आर्टिकल्स पर लीड कराएगी, ठीक है। ई इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, देखो सिंपल में समझ लेते हैं। सिंपली क्या है नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है। ये नेगेटिव साइन जैसे आप बार मैग्नेट को पास लेकर आते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये हमारे पास कोई कॉइल है, इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। किसने एक्सप्लेन किया हुआ, ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ, लेंज लॉ ने। पर पहले हम सिंपली समझ लेते नेगेटिव साइन का मतलब क्या, उसके बाद लेंज लॉ को भी समझ लेंगे, ठीक है। तब लेंज लॉ समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लो ये कॉइल है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, आप बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जा रहे हो, कॉइल के पास ले जा रहे हो तो कॉइल में क्या बनेगा, करंट बनेगा। इसमें करंट बना तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड जिसके चारों तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। कब, जब कॉइल को हम पास लाएंगे, सॉरी मैग्नेट को हम पास लाएंगे तो इस कॉइल में करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगा बेटा, जब कॉइल इसके पास आएगी तो उसको रिपेल करेगा। किसको करेगा, रिपेल। कॉइल जब इसके पास आएगी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर आप कॉइल को दूर ले जाओ, कॉइल को क्या कर दो, मूव अवे, यहाँ पर कॉइल को टुवार्ड्स ले जा रहे हैं उसके, कॉइल को मैं सॉरी कॉइल बोल रहा हूँ बार बार, मैंने मुझसे निकल रहा है बेटा, ध्यान रखना। मैग्नेट को अगर हम पास ले जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में बना ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को रिपेल करेगा। मतलब कहने का क्या है, जो करंट बना रहा है ना उसको अपोज करना है। अभी अगर दूर जाएगा तो इसमें फिर करंट बनेगा, ऑब्वियस बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो इसमें जो करंट बनेगा वो इस मोशन, कॉइल के मोशन को क्या करेगा, अपोज। दूर नहीं जाने का था उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब बेसिकली बात ये, अगर आप बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास ले जा रहे हो तो कॉइल में जो करंट बन रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो बार मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोज करेगा। ये नेगेटिव साइन का सिंबल है। हमेशा अपोज करने का मतलब अगर वो पास जाएगा तो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, और अगर वो दूर जाएगा तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी नेगेटिव सिंबल का यही मीनिंग है। नेगेटिव सिंबल क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज, induced current always oppose the motion of, किसका मोशन बेटा, मोशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के मोशन को हमेशा क्या करेगा, वो अपोज करेगा। वो किसका है, इस नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ हमने फ्राडेज लॉ पढ़ लिया। फ्राडेज लॉ में हम लोगों ने देख लिया क्या फ्राडे लॉ होते हैं बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक, ये भी बोल सकते हैं देखो बेटा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना तो जो खुद ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको ही कम करने की कोशिश करेगी। मतलब कहने का, जिसकी वजह से करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, इलेक्ट्रिक करंट बना, वही करंट सामने उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। मतलब खुद के ही ओरिजिन को अपोज करना, या फिर खुद के ही बर्थ को क्या कहते हैं ना, अपोज करना। जिसने इसको क्रिएट किया है उसी के मोशन को अपोज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, करंट बना, करंट वही मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, फिर करंट बनेगा, क्योंकि करंट सिर्फ किससे बनता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम करे फिर उसमें जो करंट बनेगा वो उस कम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सिंपली एक आइडिया है, यूं बोल सकते हो आप कि ये ना तो कोई ये चाहती है कि उसके से लिंक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, ना ये कोई ये चाहती है कि उससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, डिक्रीज हो। चाहती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट अमाउंट में चलता रहे। ठीक है, यही हमारे पास कौन सा लॉ है, फैराडेज का सेकंड लॉ। फैराडेज के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़े, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो लेंज लॉ पर होगा बेटा। लेंज लॉ करवाते ही हम इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई में आए हुए हैं, फैराडेज लॉ पर मान लो चाहे आपका लेंज लॉ पर मान लो, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ढंग से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंशन।